अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई अभी आप स्टॉक मार्केट का कर रहे हो तो हमें इससे क्या फ़ायदा होता है, मतलब इज़ इट हलाल और हराम। यस, स्टॉक मार्केट हलाल है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जनरली कह रहा हूँ। हमें ये मुफ्ती तकी उस्मानी का आप बेशक बयान सुन लें, फेसबुक पे, यूट्यूब, हर तरफ लगा हुआ है। पहली चीज़ हलाल है, ठीक है। हलाल इस सेंस में है कि आपने वो स्टॉक की ख़रीदा है, किसी कंपनी की कोई वैल्यू ख़रीदी है, यार ये इसकी चीज़ है, कंपनी चल रही है ना मार्केट में, ख़रीद ली। ये ट्रेडिंग है। पुराने ज़माने में नोट नहीं था, क्या भी बता दो, करेंसी नहीं होती थी, अशरफियाँ होती थी, या वो गोल्ड होते थे, या वो सिल्वर होते थे, या डायमंड्स होते थे, वो उस पर चल रहा था दुनिया। बाकी वो ट्रेडिंग करते थे, यार ये तुम ले लो, ये मुझे दे दो। ट्रेडिंग होती थी, चीज़ों की ट्रेडिंग होती थी। तो स्टॉक्स में भी यही है, कंपनियों की ट्रेडिंग हो रही है भाई। मतलब मुख्तलिफ स्टॉक्स की प्राइसेस हैं, वो आपने ख़रीदनी है, वो थोड़ी ऊपर हुई तो बेच दी, कम हुई तो रख के बैठे रहो, सोते रहो, इंतज़ार करो। तो स्टॉक मार्केट हराम नहीं है, हलाल है। दूसरा सवाल जो सबसे मोस्ट कॉमन मैं कहता हूँ, हर कोई मुझसे पूछा है, यार डिविडेंड हराम है हलाल है? भाई हलाल है, ये भी बता दूँ क्यों हलाल है। भाई नुकसान नहीं होता जी, हराम होना चाहिए। नुकसान भी होता है, ये भी सुन लो। पहले बता दो नुकसान कैसे हो जाता है। अब नुकसान इस तरह होता है जी, मैंने भी रिसेंटली एक स्टॉक इतना ज़्यादा लेके रख लिया, वो सारा डिविडेंड ही नहीं दे रहा और नुकसान में जा रही कंपनी। भाई मैंने इस वक्त 25 की प्राइस पे लिया हुआ है, वो इस वक्त मेरे ख्याल से 17 या 16 की प्राइस पे है। मैंने 25 लाख डाला हुआ है, वो इस वक्त 16 लाख हुआ है। मुझे कितना नुकसान है? हो गया ना, 9 लाख का नुकसान हुआ हुआ है। और मुझे रेगुलर इस वक्त पर ईयर के हिसाब से दे रहा था, आई थिंक सो 1 लाख दे देता था आराम से। अब उसने डिविडेंड देना छोड़ दिया भाई, मैं बढ़ गया। अब मैं कहूँ जी हराम तो नहीं है, हलाल है। तो ये इसलिए हलाल है कि भाई मैं नुकसान में चले गया हूँ। जब ऊपर वाले ने कह दिया ना हराम वो चीज़ है जिसमें खाली फ़ायदा ही फ़ायदा है, एंड दैट इज़ अ शक वाली चीज़। और जब उसने कह दिया जब आपको नुकसान और फ़ायदा दोनों, तो वो हलाल है। अब आप कहते हैं जी नहीं कोई कंपनी है वो हमेशा ही देती हैं। यार बैंक से बीच में रुके थे, डिविडेंड नहीं दिया था। आपको पता है जब शहबाज शरीफ आया तो उसने पहला काम क्या किया था स्टॉक मार्केट में? एक तो उठा दिया था, वो तो चलो कर दिया। दूसरा काम क्या किया उसने, क्या किया, उसको उठा के आपके सामने वो कर दिया, वो लगा दिया, सुपर टैक्स लगा दी। सुपर टैक्स ये होगा, उसने कहा भाई ये लोग साले इतना कमाते एक काम करते हैं ना, सुपर टैक्स लगा दो। सुपर टैक्स ये हो जाएगा कि कंपनी को ज़रा पकड़े तो सही भाई, बहुत फ़ायदा में आओ ना ज़रा। सुपर टैक्स लगा, डिविडेंड देना ही छोड़ दिया कुछ कंपनी ने भाई। सबसे बड़ी कंपनी एग्रो फर्टिलाइजर, उसने डिविडेंड ही नहीं दिया, एमसीबी ने नहीं दिया, यूबीएल ने नहीं दिया। भाई फंस गए, मुझ जैसा बंदा तो बिल्कुल ही फंस गया, जिसकी जॉब भी नहीं थी उस दौरान, जॉब नहीं थी मेरे पास भाई। और मैं इंतज़ार में था कि इसने इतने दे देना तो मेरे पास 40 to 50,000 आ जाएगा महीने का, तो मैं गुजारा कर लूँगा। वो आई कुछ नहीं भाई, वट बिल्कुल ख़त्म हो गया था मैं। तो ये बात है, ये डिविडेंड वाला भी हलाल हो गया। चलो तीसरा डे ट्रेडिंग, इस पर बहुत मतलब उलमा कराम के अभी तक से मैं कहता हूँ फाइनल नहीं हुई बात। वो कहते हैं ना जी अभी तक से चल रही है, डिबेट चल रही है कि जी ये हराम है कि हलाल है। तो कुछ उलमा कराम मिसाल देते हैं हमारे, मतलब यहूदियों की देते हैं, उसकी बाकियों की देते हैं जी कि उस टाइम में ना वो क्या करते थे, वो डे ट्रेडिंग करते थे। तो नबी को ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आई थी वो चीज़। उन्होंने मना नहीं किया था, पसंद नहीं आई थी कि यार ले के फ़ौरन भेज दो, खेलो बैठ के। कि ये 2 रुपये की ली, 2.5 रुपये की फ़ौरन भेज दी, उसी दिन के राउंड भेज दी। तो वो दिनों में अमीर जो हो जाते हैं। आपने नोट किया होगा डे ट्रेडिंग वाला बंदा ना, कभी मैंने नहीं देखा कि वो करोड़पति बनाओ, बहुत कम देखे होंगे, शायद बन जाते होंगे, तुक्के लग जाते हैं, हर कोई नहीं बनता। तो ऊपर वाले ने जब आपको इस मिसाल दे दी, इशारा दे दी कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो मेरी तरफ से वो फ़िलहाल के लिए हलाल नहीं है। शक है, हलाल नहीं है, हराम भी नहीं है, ये भी कह सकता हूँ। तो ये 3 एक कॉमन सवाल थे, तो मैंने कहा इसमें ज़रा जनरली बता देता हूँ। तो उसमें आपके डे ट्रेडिंग वाला, डिविडेंड वाला और स्टॉक मार्केट जनरली हराम है कि हलाल है। स्टॉक मार्केट होती क्या चीज़ है वो भी बता देता हूँ। हर कंपनी ने ना गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदा साइन करती है कि यार हम इस मुल्क में ये अपनी कंपनी रजिस्टर करा रहे, ये हमारे को फ़ीचर कर दें अपने पाकिस्तान कराची स्टॉक एक्सचेंज। कराची स्टॉक एक्सचेंज क्यों कहते हैं जी, ये भी उसकी रीज़न कोई और है कि कराची पहले था हमारा वो, और उधर ही सारे मतलब बिजनेस थे, उनके हेड ऑफिस सारे कराची में थे, तो वो रजिस्टर करा लेते हैं। अब कुछ कंपनी मायदा भी ये भी कर लेती है कि जब हमारे प्रॉफिट होगा उसमें से हम कुछ परसेंट अपने शेयर होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स, स्क्रिप होल्डर्स जैसा हम हैं, उनको कोई डिविडेंड के तौर पे दे देंगे और बोनस भी दे देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी, इस तरह का मायदा ये दुनिया का असूल है, इसमें ही चलता है, स्टॉक मार्केट इसी चीज़ को कहते हैं। तो वो कुछ कंपनीज है जिनका मैं हमेशा अपनी वीडियो बताता हूँ कि जी ये ले लो, ये डिविडेंड देगा, ये ले लो, ये नहीं देगा, लेकिन ये कैपिटल गेन कर सकता है। तो इसमें अब आगे आ जाती हैं 2 टर्म्स, कैपिटल गेन क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड में ये होता है कि जो उसको प्रॉफिट होता है उसमें से वो कुछ परसेंट आपको अपना
प्राइस की वो जो मार्जिन होती छोटी सी वो दे देती है। अगर 18 का स्टॉक है, उसने बहुत ज़्यादा मुनाफा पाया। इस तरह इमरान खान की हुकूमत में सैफ पावर ने बहुत फ़ायदा उठाया था। तो कुछ उनकी ना रिलीज़ हुई थी पेमेंट्स, तो उन्होंने कहा आप डिविडेंड के तौर पे देना ही पड़ेगा हमें हर लिहाज से। तो उन्होंने 5-5 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया। 18 रुपये का स्टॉक ने 5 रुपये अनाउंस कर दिया, तो उसकी प्राइस 25 रुपये होगी। तो मेरे पास थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो 25 मतलब 5 रुपये ऊपर मेरी प्राइस चलेगी, 5 नहीं 7 रुपये प्राइस ऊपर चलेगी। मैं चाहता तो मैं बेच देता और मैं 7,000 पर शेयर के हिसाब से कमा सकता था, लेकिन आई स्टेट देयर और मैंने क्या किया, उसके डिविडेंड ले लिए। मेरा स्टॉक वहीं का वहीं पड़ा रहा, मुझे डिविडेंड के तौर पे मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए। वो चीज़ अच्छी रहेगी मेरे लिए कि स्टॉक भी बच गया, पैसे भी आ गए, दो काम फिट हो गया ना। तो इस तरह आप डिविडेंड के तौर पे आप कैपिटल गेन क्या होता है, 18 से प्राइस हुई 25 पे, 18 से 25, 7,000 का फ़ायदा हो रहा था। अगर मैं बेचता तो मेरे कैपिटल गेन कर लिया था मैंने। स्टॉक मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन मैंने पैसे कमा लिया, वो मेरे स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो में पड़े हुए। मैं अगर अपने ब्रोकर को कॉल कर दिया मुझे ना वो जो प्रॉफिट हुआ मुझे मेरे अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर दो, तो वो मेरे पास एक कैपिटल गेन के तौर पे कुछ रकम आ जाएगी। वो लाखों में रकम होती है, वो आ जाएगी, वो मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। हाँ, मेरे स्टॉक के पोर्टफोलियो से वो चली जाएगी चीज़, बाकी ये चीज़ आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे। अब अगर किसी बंदे ने AC लेने हो और उसके पास फ़ौरन रकम ना हो, मतलब इस वक्त जब मैंने लिया था उस वक्त 1.5 लाख के 2 AC पड़े थे, तो पैसे नहीं थे। AC लेने थे कि अगले दिन प्राइस बढ़ी थी कि भाई उस वक्त ना हर 27 तारीख को प्राइस बढ़ती थी, 28 के बाद नया रेट आता था जी, ये आ गया जी रेट। वो बता भी देते थे भाई ये रेट लिस्ट है, 28-29 के बाद नई रेट लिस्ट आएगी, तो फिर हमें ना कहना। तो एक ही ऑप्शन रह गया था, अब किसी से उधार क्या बंदा मांगे यार, ऑप्शन यही था कि भाई स्टॉक्स बेच दो। तो मैंने क्या किया, उठा के अपने एग्रो फर्टिलाइज़र के 3 स्टॉक से उठा के बेच दिए। आई थिंक 2 बेचे। उस वक्त इसकी प्राइस थी 85,000, तो जो प्राइस बनी मेरे ख्याल से 160 के करीब कुछ बनी, वो बेच दिए। और मैंने कहा ये ले भाई AC ले लो। मैं बाद में जब 77 का हुआ मैंने फिर बाय कर लिया। तो स्टॉक मार्केट का ये फ़ायदा होता है कि आप जब चीज़ बेचते हो बिक भी जाती है, फ़ौरन बिक जाती है, अनलेस एंड अनटिल उस पर कैप ना लगाओ। वो कैप किसी और टाइम बताऊँगा वो क्या चीज़ है। मैंने बेची, मुझे पैसे भी मिल गए, 3 दिनों बाद पैसे मिल गए और काम चल गया। अब मैंने बहुत पहले एक वीडियो पे अभी ये बताया था कि एक मेरा दोस्त है बेचारा, उसको ना उसकी फ़ाइल नहीं बिक रही, किंगडम वैली की फ़ाइल नहीं बिक रही। तो वो मुझे कह रहा था भाई किंगडम वैली की फ़ाइल मेरे से तू ले ले। तो मैंने कहा भाई मुझे एक बात बता, उस फाइल से होगा क्या? कहता यार ये सीन है, तो किस्तें भी भर ली, ज़मीन तेरे नाम पे हो जाएगी। मैं कहा ज़मीन तो मुझे आज समझ नहीं होती क्या चीज़ है, ज़मीन तो कभी भी नहीं मिलती मुझे। और उसकी फाइल अब बिक नहीं रही और वो 6 महीने से ट्राई पे लगा हुआ है। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि प्रॉपर्टी नोबडी इज़ बॉदरिंग फॉर द प्रॉपर्टी, तो वो फंसा हुआ है। अब वही अगर आज स्टॉक मार्केट में उसने वो पैसा डाला होता ना 60,000, वो आज 1 लाख के बराबर भी होता और वो लाख रुपये निकाल चुका होता अब तक, और वो कोई और कारोबार भी शुरू कर देता बेसिक सा कोई छोटा मोटा, लेकिन पैसे उसके बाद आ जाते भाई। अब वो बेचारा फंसा हुआ 75 की फ़ाइल लेके, वो 60 की हुई भी है, कोई ले भी नहीं रहा, मिन्नतें कर रहा है, पैर पाड़ है। मैं कहा सेम टू सेम फाइल मैं खुद प्रिंट कर सकता हूँ, चल बता। अब कहता वो टिप्पा नहीं, मैं कहा टिप्पा भी लगवा ले तुम्हें, इतने तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है। मैं कहा ये इसलिए तो मैं इस चीज़ से भागता हूँ, ये सोसाइटी खोल रही जी आ जाओ फ्लैट ले लो भाई। तो ये चीज़ है। तो स्टॉक मार्केट का ये फ़ायदा है कि आपको ना आपकी चीज़ बिक जाती है और आपको पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल चीज़ है यार। प्रॉपर्टी का ये रोल है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। कोई भी बड़ा आता है इन्वेस्टर, आ जाओ भाई सारे आ जाओ मक्खियों की तरह, वो खुद तंबूड़ी तरह उठ के निकल जाते बीच में से। आप मक्खियाँ सारी अंदर, आप टकरे मार दिया, आप क्या करना है भाई, आ तो गए हैं पैसे लेके, क्या करना है। आज अगर हमारा पाकिस्तान ने तरक्की करनी है ना, प्रॉपर्टी से निकलो, स्टॉक मार्केट से भी निकलो यार। स्टॉक मार्केट भी कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। मुख्तलिफ बिजनेसेस पे लगाओ, अपने अपने बिजनेस खोल के उनको स्टॉक मार्केट में फीचर करो और उसके स्टॉक्स लोगों से उठवा के उस स्टॉक को उठाओ और वो उनके डिविडेंड आएँ, तो उससे आपके मुल्क की ना एक पैसों की रोटेशन होगी और वो अच्छी चीज़ है। जब आपका मुल्क के अंदर इस तरह कंपनियाँ आती रहेंगी, पैसों की रोटेशन होगी, तो बायर का जो इन्वेस्टर है वो भी आएगा। आपको मैं अभी भी ओपनली कहता हूँ, यहाँ पे इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए मैंने, उसमें 4 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है बैंक्स, एक हम इंडिविजुअल्स होते हैं, एक लोकल इन्वेस्टर होते हैं, एक फॉरेन इन्वेस्टर होता है। आपको पता है सबसे ज़्यादा लिस्ट किसकी टॉप पे होती है? बैंक्स और फॉरेन इन्वेस्टर 1-on-1 आमने सामने होते हैं। मैं हैरान होता हूँ, मैं कहा यार ये फॉरेन इन्वेस्टर कौन है? मैंने उस दिन पूछा भी, उनका जो बाहर से पैसा आ रहा था। मैं ये बाहर से कहाँ से आ रहा होता है पैसा? उनका दुबई, अमेरिका, UK, पाकिस्तानी वहाँ से स्टॉक्स बाय कर रहे थे। मैं कहा क्यों? उसने कहा भाई असल में ना गेम ये है कि आपकी ना वो
जो बाहर का बंदा है ना, उसके लिए स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बहुत आसान है। क्या उसकी रीज़न? उसका सबसे आसान रीज़न ये है कि एक तो भाई फॉरेन करेंसी ज़्यादा है, पाकिस्तान के रुपीज़ का है। आप जो मर के 5,000 या 2,000 स्टॉक उठाते हो, वो डायरेक्ट 50,000 उठाता है और वो खेलता है मार्केट में। आप मासूम से बच्चे हो, इंडिविजुअल छोटे छोटे से बच्चों की तरह खेलते हो, वो खेलता है भाई इलॉन मस्क की तरह, क्योंकि उनके लिए कोई मसला, उनको बस $500 है यार। उनके मतलब मेरे ख्याल से हफ्ते की सेल है $500, वो तो ज़्यादा बता रहा हूँ। तो वो इतना खेल रहे होते हैं। तो मैं कहा यार ये क्यों आ रहे हैं पाकिस्तान में? कहते हैं उनको ज़्यादा बिलीफ है कि ये पाकिस्तान की कंट्री उठेगी। तुम्हें तो बिलीफ ख़त्म हो गया ना कि तुम सारे बाहर चले जाओ। उनको बिलीव है कि दिस विल राइज, दे विल राइज, और वो इन्वेस्ट करते हैं और वो तुम्हारे ही पैसों का डिविडेंड उधर खा रहे हैं बैठ के बाहर। उनकी एक वो समझो किस्तें आ रही हैं, वो क्या कहते हैं, रेंट आ रहा है, हम बैठे रहते थे। डिविडेंड की एक और बात ऐड करनी थी, आखिरी पॉइंट है इस वीडियो के लिए, वो ये था कि एक रेंट लग जाता, आपका रेंट आ रहा है जी। अब मुझे पता है कि मेरी तनख्वाह आती है, वो चलो जी वो इधर के कामों में लग जाती है। मुख्तलिफ स्ट्रीम ऑफ इनकम होनी चाहिए इंसान के पास, तो ये स्ट्रीम ऑफ इनकम ये आ जाती है कि आई हैव, ये रेंट आ जाता भाई। अब मुझे टेंशन नहीं होती कि यार अब तनख्वाह लेट है सब, भाई यार अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं से आ जाता, डिविडेंड के तौर पे आ जाता, वो सही रह जाता है यार। तो ये सीन है स्टॉक मार्केट का।